शास्त्र शासकीय महाविद्यालय अरहुंदा से आज हम एमए राजनीति शास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र के चतुर्थ इकाई से कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा जो इनका सिद्धांत था वो है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इन्होंने समाज और इतिहास के बारे में अध्ययन किया और ये पाया अपने अध्ययन के माध्यम से कि इतिहास में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वे आर्थिक कारणों से हुए हैं और आर्थिक व्यवस्था को ही इन्होंने अपने इस वर्णन का मुख्य आधार माना है। मानव का जो संपूर्ण जीवन है वो अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित होता है और इसी ऐतिहासिक व्याख्या को ऐतिहासिक भौतिकवाद भी कहा गया है। मार्क्स कहते हैं कि इतिहास की प्रत्येक घटना आर्थिक शक्तियों के द्वारा से होती है, यानी इतिहास में आज तक जितने भी परिवर्तन और विकास हुए हैं वे आर्थिक शक्तियों के कारण से हुए हैं और यही आर्थिक शक्ति जो है वह निर्णायक तत्व होता है। यानी परिवर्तन के लिए जो आर्थिक तत्व है वही मुख्य बिंदु होता है और इसे उन्होंने आर्थिक नियतिवाद भी कहा। उन्होंने कहा कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और भोजन प्राप्त करने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार के साधन और आवश्यकताओं के अनुसार से अपने क्रियाकलाप को बदलता रहता है। यानी हर वर्ग का अलग अलग साधन होता है जिससे कि वो भोजन को प्राप्त करता है। जैसे जैसे उत्पादन के साधन बदलते जाते हैं, समाज में आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां भी बदलती जाती हैं। मनुष्य भोजन को प्राप्त करने के लिए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार से क्रियाकलाप करता है। उन्होंने मानव इतिहास को 6 युगों में बांटा है। पहला युग जो उन्होंने बताया है वो है आदिम युग। प्रकृति के गोद में मनुष्य रहता था और कंदमूल, फल, शिकार आदि से अपने जीवन का निर्वाह करता था। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई प्रतियोगिता नहीं थी। मनुष्य अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से जीवन यापन करता था। यहाँ पर ना तो कोई शोषण करने वाला था और ना ही किसी का शासन था। तो इस तरह से यह शोषण विहीन व्यवस्था थी। दूसरा जो इन्होंने युग बताया है वो है दास युग। जैसे जैसे पृथ्वी में जनसंख्या बढ़ती गई, कृषि का विकास होता गया तो समाज 2 भागों में बंट गया। एक है स्वामी और दूसरा है दास। स्वामी भूमि का स्वामी हो गया और दास जो है वह वहां पर अपनी मेहनत या श्रम करने वाला एक वर्ग बन गया। यह इसलिए भी हुआ क्योंकि जो शक्तिशाली थे उन्होंने कमजोर लोगों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाया और वो बलशाली लोग जो है स्वामी बन गए, भूमि के मालिक बन गए और जो कमजोर थे वे दास बन गए और इस तरह से स्वामी दास का शोषण करने लगा और इस तरह दास युग का प्रारंभ यहाँ पर हुआ। तीसरा युग जो इन्होंने बताया वो है सामंतवादी युग। सामंतवादी युग अर्थात यह जो है स्वामी और दास के संघर्ष से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ और पुनः यहाँ पर 2 वर्ग बन गए, अर्थात राजा या सामंत और दूसरा कृषक।
राजा जो था वह समस्त राज्य और भूमि का स्वामी होता था, पूरा अधिकार को उसका होता था, और कृषक जो है वह केवल श्रम किया करता था। उसका काम केवल मजदूरी करना, श्रम करना होता था, और राजा जो है वह उसके ऊपर शासन करता था। चौथा युग जो है वह पूंजीवादी युग कहलाया। पूंजीवादी युग के अंतर्गत सामंत व कृषक के मध्य संघर्ष हुआ और एक नए युग का जन्म हुआ और उत्पादन के साधन बदले। चूंकि राजा के पास अपार संपत्ति थी, धन था, उसने कारखाने स्थापित किए और बड़े बड़े उद्योग स्थापित हो गए। समाज फिर दो भागों में बट गया, पूंजीपति और श्रमिक। यहाँ पर पूंजीपति जो है वो धनाढ्य व्यक्ति है और श्रमिक जो है वह आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है। और इस तरह से पूंजीपति जो है वह श्रमिकों का शोषण करने लगा और इस तरह पुनः इनके मध्य संघर्ष की स्थिति जो है वो पैदा हो गई। पांचवा युग जो इनके द्वारा से बताया गया है वो है सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार से श्रमिक व पूंजीपति के संघर्ष से श्रमिकों की विजय होगी और सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना होगी। जो पूंजीपति शोषक थे वे नष्ट हो जाएंगे और उत्पादन पर संपूर्ण समाज का आधिपत्य स्थापित हो जाएगा। और इस तरह से समाज में जिनकी संख्या ज्यादा है अर्थात सर्वहारा वर्ग, उनका शासन समाज में स्थापित हो जाएगा। छठवां वर्ग जो इनके द्वारा से बताया गया है वह है समाजवादी युग। जब सभी राज्यों में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद स्थापित हो जाएगा तो कोई भी शोषक नहीं होगा, राज्यों की सीमा समाप्त हो जाएगी और संसार में राज्य और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाएगी। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने समाज को आर्थिक आधार पर 6 भागों में बांटा और उनकी जो ये संपूर्ण विवेचना है यह आर्थिक विकास या आर्थिक समृद्धि के आधार पर थी, क्योंकि कार्ल मार्क्स का पूरा विचार जो है वह कैपिटल के अंतर्गत पूंजी के ऊपर है और इसलिए उन्होंने पूंजी यानी कि आर्थिक व्यवस्था को अपना केंद्र बिंदु बनाते हुए समाज का उन्होंने विभाजन किया, युगों का विभाजन किया। हर बार उनका विभाजन जो है वो 2 वर्गों में होता है और कार्ल मार्क्स जो है वो पूरी तरह से ये चाहते थे कि श्रमिकों का भी उत्थान हो, वे गरीबी में किसी तरह से जीवन यापन न करें और उनकी भी स्थिति आरामदायक हो, जिससे कि वे समाज में विकास में अपना योगदान दे सके। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स की जो ये इतिहास की व्याख्या है वह 6 युगों में की गई है। आइए हम देखते हैं कि इस विचारधारा की आलोचना क्या है। कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा के अंतर्गत जो पहली आलोचना आलोचकों के द्वारा से की गई है वो यह है कि इतिहास का निर्णय आर्थिक तत्वों से नहीं हो सकता। कार्ल मार्क्स के अनुसार से इतिहास की प्रमुख घटनाएं आर्थिक शक्ति के कारण से हुई हैं और इतिहास का निर्धारण इसी के आधार पर किया गया है। अर्थात इनका यह मानना है कि जितनी भी अर्थव्यवस्था से संबंधित चीजें हैं वे संघर्ष का कारण होती हैं, परंतु आलोचकों का मानना यह है कि इतिहास में परिवर्तन या इतिहास का निर्धारण केवल आर्थिक तत्व से नहीं किंतु धर्म, राष्ट्रीयता, व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का भी योगदान है।
हम इसका प्रमाण इतिहास में पाते हैं कि धर्म के आधार पर इटली में आंदोलन हुए, इटली में स्थितियां बदली, राष्ट्रीयता के आधार पर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के कारण से अनेक प्रकार की घटनाएं जो हैं वो इतिहास में भरी पड़ी हैं और इनसे हम देख सकते हैं कि केवल आर्थिक तत्व जो है वह इतिहास का निर्धारक नहीं होता है। दूसरी आलोचना है वो है 6 युगों में बांटना गलत है। तो आलोचकों का ये मानना है कि कार्ल मार्क्स ने इतिहास का जो वर्गीकरण किया है वह पूरी तरह से तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया है और अनेक स्थितियां या इतिहासकार जो हैं वो अनेक प्रकार से इतिहास का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर हम इसको केवल आर्थिक वर्गीकरण कह सकते हैं। जैसे कि मार्क्स ने कहा कि दास युग, तो भारत में कभी भी दास युग नहीं रहा। और भी ऐसे देश हैं जहां पर दासता की कोई प्रथा जो है वो नहीं पाई गई है। तो इस प्रकार से पूरे इतिहास को 6 युगों में बांटना गलत है। तीसरा जो इन्होंने आलोचकों के द्वारा से आलोचना की है वो है उत्पादन की प्रणाली समाज का स्वरूप निर्धारित नहीं करती है। केवल उत्पादन से या आर्थिक स्थिति से समाज की का रूप जो है वो निर्धारित नहीं होता है। आलोचकों का ये मानना है कि धार्मिक, नैतिक मूल्य और समाज की जो अपनी परिस्थितियां हैं वो भी समाज के रूप को निर्धारित करती है और समय समय पर घटने वाली जो घटनाएं हैं वो भी समाज के रूप को निर्धारित करती है। समाज केवल अर्थव्यवस्था के आधार पर ही आकार पाता है, ऐसा कहना गलत है। चौथा जो आलोचना यहाँ पर की गई है वो है वर्ग संघर्ष की भविष्यवाणी, जो कि पूरी तरह से गलत है। आज तक हम ये पाते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी वर्ग संघर्ष नहीं हुआ है और आज हम पाते हैं कि पूंजीपति जो है वह श्रमिकों का ध्यान रखता है और श्रमिक जो है पूंजीपति के लिए काम करते हैं। इसका मूल कारण है कि अनेक प्रकार की वैज्ञानिक परिस्थितियां भी पैदा हुई, नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ और ये मशीनें जो हैं मजदूरों से ज़्यादा तेजी से और अच्छे ढंग से काम करती हैं और इसमें लागत भी कम आती है, जिससे कि मजदूरों की संख्या जो है दिनों दिन घटती चली जा रही है और मशीनों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। ऐसी स्थिति में यदि श्रमिकों को काम न मिले, उनका जीवन यापन जो है वो यहाँ पर कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से वर्ग संघर्ष होगा ऐसा कहना भी गलत है। आलोचकों के द्वारा से जो 5वीं आलोचना की गई है कि राज्य और वर्ग विहीन समाज की स्थापना की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, यह कब आएगा? तो इसकी भी संभावना जो है हमको कम दिखाई देती है, क्योंकि हर देश, हर समाज, हर राज्य के लोगों का रहन सहन, सोच विचार, शासन परिस्थितियां और राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, नैतिक हर प्रकार की चीजें जो है वो अलग अलग हैं। तो इस तरह से आज जो गला काट परिस्थितियां पैदा हैं समाज में, हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत देखते हैं कि किस तरह से सबका रहन सहन अलग अलग है। तो ऐसी परिस्थिति में हम राज्य विहीन और वर्ग विहीन समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं और ये संभव भी नहीं है। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स की इस विचारधारा का भी आलोचकों ने विरोध किया है। 6वीं जो आलोचना की गई है वो है मूलभूत गलती। मूलभूत गलती के अंतर्गत
मार्क्स ने अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत ये कहा है, वाद, प्रतिवाद और संवाद। इसके अंतर्गत उन्होंने ये बताया है कि वाद यानी कि विचार उत्पन्न होता है, उसमें संघर्ष होता है, फिर एक नया विचार उत्पन्न होता है और दोनों के मध्य संघर्ष के पश्चात एक तीसरा जो नयापन हमारे सामने आता है वह संवाद कहलाता है। और यहाँ पर भौतिकवाद के अंतर्गत ये कहा जा रहा है कि वस्तुएं गतिशील होती हैं, तो ऐसा भी गलत है, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं गतिशील होती हैं, बहुत सी वस्तुएं गतिशील नहीं होती है। पत्थर पत्थर ही रहता है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है। यदि हम बाहरी परिस्थितियों के माध्यम से उसमें कोई चेंज लाते हैं, उसमें कोई परिवर्तन लाते हैं, तभी उसमें परिवर्तन होता है, पर गुणों में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। आकृति में परिवर्तन हो सकता है पर उसके गुण में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स की जो मूलभूत विचारधारा थी वो भी यहाँ पर गलत पाई गई है। और इस तरह से जो इतिहास की व्याख्या इन्होंने की है तो आलोचकों के द्वारा से इसको नकारा गया है, परंतु बहुत से लोगों ने इनकी इस विचारधारा का स्वागत भी किया है। उन्होंने ये भी माना है कि बहुत सी परिस्थितियों के लिए, बहुत से घटनाओं के लिए आर्थिक तत्व जिम्मेदार होते हैं और बहुत कम स्थितियां होती हैं जब दूसरी परिस्थितियां जो हैं वो समाज में परिवर्तन का कारण होती हैं। तो इस तरह से यह है कार्ल मार्क्स के इतिहास की व्याख्या।